इन्होंने इन्हें मिली थी। अब देख लेते हैं इनकी काव्यगत विशेषताएं। अब काव्य जो इन्होंने लिखा है उसमें इनकी क्या क्या विशेषताएं थी उसको हम देख लेते हैं। तो काव्यगत विशेषताएं दो प्रकार की होती हैं, भावपक्षी विशेषताएं और कलापक्षी विशेषताएं। तो पहले हम इनकी भावपक्षी विशेषताएं देखेंगे। भावपक्षी विशेषताओं में पहली जो है वो प्रेमानुभूति है। प्रेमानुभूति किस तरीके से? प्रेमानुभूति के अंतर्गत आगे के जो काव्य में उनकी प्रेमानुभूति के दर्शन होते हैं, उनका जो रूप है वो प्रेम और प्रणय को उन्होंने मानवीय रूप में अंगीकार किया है। मतलब जो प्रेम है उनका वो बहुत अलौकिक दिव्य ना होकर मानवीय रूप है। और दिनकर के प्रणय के संयोग और वियोग दोनों के क्षणों की स्थितियों का इन्होंने अंकित किया है। दूसरा है देश प्रेम की भावना। अज्ञे का मुक्त हृदय देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत है। उन्होंने देश की महानता का गुणगान भी किया है, साथ ही उन्होंने देश की दयनीय और कारुणिक स्थिति को भी अपने काव्य में स्थान दिया है। तीसरी जो उनकी विशेषता है वो है व्यक्तिनिष्ठता। व्यक्तिनिष्ठता में अज्ञे जो है संसार के आकर्षण में बंधे एक व्यक्ति है। मतलब उन्होंने जो एक संसार के अंदर ही जो भी इन्हें दिखाई देता था, जो भी ये महसूस करते थे, उस पर ज़्यादा इनका ध्यान था और यही सब इनकी काव्य में भी दिखाई देता था। जैसे कि हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जो इन्होंने लिखा है, ओ प्रिय रहो साथ भर भर कर अंजूरी, पी लो बरसी शरद चांदनी, मेरे अंतः स्पंदन तुम भी क्षण क्षण जी लो। इन लाइनों से पता चल रहा है कि ये जो व्यक्ति की जो सांसारिक सुख और समृद्धि है या जो भी संसार में दिखाई देते हैं, उन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से ये देख रहे हैं और उन्हीं को अपने काव्य में ये स्थान देते हैं। और अगली जो उनकी काव्यगत विशेषता है वो है प्रकृति प्रेम। प्रकृति प्रेम के अंतर्गत तो इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। जैसे कि इन्होंने कहा है कि अपनी कविताओं में प्रकृति का विविध रूपों में चित्रण किया है और इनका जो कविता में पाया जाने वाला प्रकृति के प्रति आत्मीय भाव और नगर जीवन के प्रति अरुचि, व्यक्तित्व का अतिशय परिमार्जन एवं अभिजात्य व उनकी एक और उनकी कालगति के प्रति संवेदना उन्हें नई कविता का मार्ग प्रशस्त करने के लिए बाध्य कर देती है। और अज्ञे ने प्रकृति से प्रेरणा ली है। उनका जो अज्ञे का जो प्रकृति प्रेम है वो एक नई विचारधारा के साथ आया। जैसे हमारी जो पोएम लगी है अज्ञे जी की, वो हमें डिटेल में नहीं पढ़नी है, लेकिन फिर भी उसमें भी ऐसा ही प्रकृति दिखाई गई है, प्रकृति प्रेम दिखाया गया है। ऐसे चित्रण उन्होंने किया है, बिल्कुल नए विचार उसमें लिए हैं। उन्होंने कुछ भी पुराना नहीं उठाया है और उसमें अपने नए नए उपमान भी उन्होंने उसमें डाले हैं। अगली जो उनकी विशेषता है वो है क्रांति की भावना। क्रांति की भावना जो है वो अज्ञे के काव्य में बहुत अच्छे से व्यक्त हुई है। उन्होंने समाज में फैली शोभ, घृणा और आर्थिक विषमता के प्रति आवेश को मिटाने के लिए रक्तमयी क्रांति का आह्वान किया है। और मतलब उनका जो क्रांति है वो कहते हैं कि रक्त, अगर क्रांति के लिए रक्त भी बहाना पड़े तो होना चाहिए, इसके लिए वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो इसीलिए उनके जो काव्य में ये सब परिलक्षित भी होता है। और अगली जो उनकी विशेषता है वो है नवीन सौंदर्य बोध। जैसे कि मैंने आपको प्रकृति प्रेम में बताया कि इन्होंने नए उपमान लिए हैं, ऐसा ही जो है इन्होंने नवीन सौंदर्य बोध लिया है। अज्ञे ने अपने काव्य में नवीन सौंदर्य बोध को लिया है। उन्होंने प्राचीन पद्धति और परंपरागत जो प्रणाली है उन्हें अच्छी नहीं लगती। अज्ञे ने अपने काव्य में सौंदर्य के नवीन उपमान, नवीन प्रतीक और नवीन शैली का प्रयोग किया है। जैसे पहले नायिका के लिए जो जो उपमान दिए गए कवियों द्वारा वो उन्होंने त्याग दिए कि ये पुराने हो चुके हैं, उन्होंने उन्हें इस्तेमाल नहीं किया और अपने ही नए उपमान उन्होंने बनाए हैं। जो अगला है वो है नारी चित्रण। नारी चित्रण में उन्होंने क्या कहा है कि नारी को उन्होंने सम्मान व आदर की दृष्टि से देखा है। उनके लिए नारी बहुत ही सम्मान्य और आदरणीय है और उन्होंने नारी को भोग की वस्तु नहीं माना है, उन्हें उसे देवी के रूप में चित्रित किया है। नेक्स्ट जो है वो है रस निरूपण। अब रस में उन्होंने कौन कौन से रस इस्तेमाल किए हैं ये भी हम देखेंगे। वैसे तो अज्ञे ने अपने काव्य में सभी रसों का प्रयोग किया है, जैसे श्रृंगार, करुणा, शांत, वीर रस आदि। लेकिन श्रृंगार रस के और साथ ही श्रृंगार रस के दोनों पक्ष, संयोग और वियोग, दोनों का वर्णन मिलता है। ऐसा नहीं है कि श्रृंगार के सिर्फ संयोग वर्णन ही लिए या खाली वियोग वर्णन ही लिए, नहीं, श्रृंगार का संयोग और वियोग दोनों वर्णन लिए हैं।
तो ये तो थी इनकी भाव पक्षीय विशेषताएं। अब हम देख लेते हैं इनकी कला पक्षीय विशेषताएं। कला पक्षीय विशेषताएं के अंतर्गत जो हमें देखनी है वो है भाषा, बिंब विधान और छंद विधान। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं भाषा। भाषा इन्होंने कैसे इस्तेमाल की है? इन्होंने भाषा जो है वो शुद्ध साहित्यिक और परिनिष्ठित खड़ी बोली का इस्तेमाल किया है, क्योंकि आधुनिक काल तक आते आते खड़ी बोली जो है वो काव्य के लिए बहुत ही उपयुक्त भाषा बन चुकी थी और ज़्यादातर कवि जो हैं वो खड़ी बोली में ही काव्य की रचना कर रहे थे। उन्होंने कहीं कहीं संस्कृत के तत्सम शब्दों को भी लिया है, जिसमें भाषा और अधिक क्लिष्ट हो गई है। जैसे कि उन्होंने नए उपमान लिए हैं, नए नए प्रतीक लिए हैं और उसके साथ खड़ी बोली का प्रयोग किया है। तो और साथ में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग करके भाषा को थोड़ा सा क्लिष्ट कर लिया। क्लिष्ट मतलब थोड़ी सी मुश्किल सी कर ली, ज़्यादा कठिन सी कर ली है। और लेकिन कहीं कहीं भाषा जो है वो सहज, सरल और व्यवहारिक बनाने के लिए सरल, सुबोध और साधारण बोलचाल के शब्दों का भी प्रयोग किया है। अज्ञे ने काव्य में लाक्षणिकता का गुण लाने के लिए मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया है। मतलब हर तरह का प्रयोग इन्होंने अपनी भाषा में किया है। नेक्स्ट है बिंब विधान। अज्ञे ने अपने काव्य में विविध प्रकार के बिंबों जैसे ऐन्द्रिय बिंब, भाव बिंब, आध्यात्मिक बिंब के माध्यम से अपने भावों को अभिव्यक्त किया है। आशा, निराशा, अभिलाषा, सुख, दुख, ममता आदि से संबंधित भाव बिंब प्रस्तुत किए हैं। एक उदाहरण हम देख लेते हैं ऐन्द्रिय बिंब का। ऐन्द्रिय बिंब मतलब जिसमें शरीर की जो जैसे पांचों इंद्रियां होती हैं, उन इंद्रियों से संबंधित जब हम काव्य करते हैं या उससे संबंधित कोई उपमान या कोई भी बात कहते हैं तो वो ऐन्द्रिय बिंब के अंतर्गत आता है। जैसे हम इसमें एक उदाहरण ले लेते हैं, जिन आँखों को तुमने गहरा बतलाया था उनसे भर भर मैंने तुम्हारा रूप पिया। मतलब आँखों को इन्होंने एक प्याला बना दिया। तो ऐन्द्रिय जो भी है, इंद्रिय शरीर की जो भी इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियां, उससे संबंधित करके इन्होंने उपमान लिया है। तो ये एक ऐन्द्रिय बिंब है। और नेक्स्ट है छंद विधान। अज्ञे ने छंद विधान को दो भागों में विभक्त किया है। पहला है गे प्रगीत छंद और दूसरा है मुक्त छंद। सर्वप्रथम उन्होंने वर्णिक और मात्रिक छंदों में कविताएं लिखी, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि इनकी कविता जो है वो शास्त्रीय बहुत ज़्यादा हो गई है और उनको ये समझ अच्छी लगी कि कुछ बंधा बंधा सा उन्हें महसूस होने लगा। तो इसलिए उन्होंने मुक्त छंद को अपनाया। और अज्ञे ने अपनी सुगमता के लिए मुक्त छंद के भी 3 विभाजन कर दिए। एक तो पहला हो गया लय एवं तुक युक्त मुक्त छंद, जिसमें लय भी है और तुक भी है, तो वो मुक्त छंद। और एक में उन्होंने क्या किया, लय और तुक हटा दी। मुक्त छंद तो है, लेकिन पहले में क्या किया, लय और तुक रखी और दूसरे वाले में लय और तुक को भी हटा दिया और तीसरे वाले में इन्होंने गद्य ले लिया, बिल्कुल गद्यात्मक मुक्त छंद। तो 3 तरह के उन्होंने विभाजन कर दिए मुक्त छंद के भी। जैसा कि हमने अभी कहा कि अज्ञे जो है वो प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? इसीलिए माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने हर तरीके के प्रयोग किए हैं इसमें। और गद्यात्मक मुक्त छंद जो है उसमें भी उन्होंने कविता कर दी। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो अज्ञे हैं वो प्रयोगवाद और प्रगतिवाद के सूत्रधार या उसके ही मुख्य कवि या मेन कवि वो ही माने जाते हैं। इसलिए आपके कोर्स में अज्ञे जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आगे हम देख लेते हैं हिंदी साहित्य में इनका स्थान क्या है। इसे हम एक परिभाषा से देख लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि परिभाषा दे दी जाती है और उसका राइटर पूछ लेते हैं कि किस राइटर ने लिखा है, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए कि कौन से राइटर ने क्या लिखा है। तो ये जो परिभाषा हम देख रहे हैं ये है आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी की। उन्होंने अज्ञे के बारे में क्या लिखा है, उन्होंने कहा है कि उनकी पूर्ववर्ती काव्य रचनाओं में प्रयोग की स्थिति सीमित हो गई है। छंद रचना, भाषा योजना और रूप विधान बहुत कुछ विन्यस्त हो गए हैं, जिनके कारण उनके काव्य में भावात्मक और रसात्मकता का प्रत्यय मिलने लगा है। तो यही बात इन्होंने कही है कि इन्होंने अपने हिसाब से रचनाओं को काव्य की जो है वो रचना की है। इसमें उन्होंने छंद रचना, भाषा योजना, रूप विधान सब कुछ अपने तरीके से किया, उसमें हर तरह का प्रयोग किया। और इसीलिए जो नंद दुलारी वाजपेयी जी हैं वो कह रहे हैं कि ये बहुत कुछ बदल गए। विन्यास मतलब कुछ पहले जो थे, जो उनका रूप था उससे कुछ अलग हो गए। अब देख लेते हैं कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जो थे वो बहुत ज़्यादा जो कहना चाहिए एक प्रयोगात्मक कवि थे। और ऐसे प्रयोगात्मक कवि की जो मृत्यु थी वो 4 अप्रैल 1987 को इनकी मृत्यु हुई। और प्रत्यक्ष का यथावत चित्रण करने वाले ये सर्वप्रथम साहित्यकार थे।
मतलब जैसा देखते थे वैसा ही चित्रण करने वाले ये पहले साहित्यकार थे, इसीलिए इन्हें प्रयोगवादी कवि कहा गया। देश और समाज के प्रति इनके मन में अपार वेदना थी, जो उनकी रचनाओं में, अनेक रचनाओं में मुखर होकर सामने आई है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।